गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 से स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में से गैस लॉज। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एग्ज़ाम में गैस लॉज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये गैस लॉज में टोटल 4 लॉज हैं। पहला है बॉयल्स लॉ, सेकंड है चार्ल्स लॉ, उसके बाद है गे-लुसेक लॉ और लास्ट लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। तो आज हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे और उसके ग्राफ को, आइसोथर्म ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बॉयज़ लॉ की डेफिनेशन समझते हैं। तो बॉयज़ लॉ की डेफिनेशन जो है, इसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम किसी गैसीय स्टेट में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख दें, तो जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन बन के आता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि अगर हम वॉल्यूम वाली क्वांटिटी को बढ़ा दें तो हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और वहीं दूसरी ओर अगर हम वॉल्यूम वाली क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर दें तो हमारा जो प्रेशर है वो जो है इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और इसको हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही हम हटाते हैं तो ये हो जाता है प्रेशर इज इक्वल टू के अपॉन वी, जहाँ की जो के है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा केस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम वॉल्यूम को ज़ीरो कर दें या वी, ये जो क्वांटिटी है इसको ज़ीरो कर दें, तो जो हमारा प्री प्रेशर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अगर नीचे की क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी तो ये हमारी पूरी क्वांटिटी जो है इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी हमारा जो प्रेशर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम वॉल्यूम को इन्फिनिटी कर दें, यहाँ पे अगर इनफाइनाइट क्वांटिटी रख दें, ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर है वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, ये मैथमेटिकल जो है एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। और जो ऊपर की इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम अगर वॉल्यूम वाली क्वांटिटी को इस तरफ ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू के। तो ये देखिए हमने सेम वैसे इस इक्वेशन को लिख दिया है। ये एक अलग तरीका है या अनदर वे है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। एक छोटा सा केस डिस्कस कर लेते हैं। इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस n at a constant temperature T occupy a volume V1 at pressure P1 and undergoes a expansion so that the volume becomes V2 and pressure becomes P2, then according to Boyle's law। तो ये क्या कह रहा है कि कोई गैस है, ये गैस है जिसका हमने जो है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है, और जो क्या कर रही है गैस, एक V1 वॉल्यूम से और प्रेशर P1 से जो है एक दूसरी स्टेट फेज 2 में जाती है, क्योंकि वो एक्सपेंशन में जा रही है, अंडरगोज एक्सपेंशन। और उसके बाद उसका जो वॉल्यूम है वो क्या बन जाता है, V2, और प्रेशर बन जाता है P2। तो हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई गैस है उसका अगर कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रख दिया, तो फेज़ वन में क्या है, उसका P1 प्रेशर है और V1 वॉल्यूम है। तो क्या है, अगर इस इक्वेशन को लिया जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो सेकेंड फेज में जा रही है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट फेज है, ठीक है, और अब वो सेकेंड फेज में जा रही है जहां पे है उसका प्रेशर P2, वॉल्यूम है V2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये सेकेंड फेज में चलेगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बस ये गैस जो है एक्सपेंशन हुआ है इस गैस का, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बस इस गैस का एक फेज 1 से फेज 2 में गई है, इसका एक्सपेंशन हुआ है। तो ये जो है P1 V1 इज इक्वल टू के एज पर बॉयल्स लॉ, उसके बाद P2 V2 इज इक्वल टू के एज पर बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो के प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की वजह से, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की वजह से ये दोनों इक्वेशन जो है ये बराबर होती हैं, और इसको हम नीचे लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू के, ठीक है। और अगर इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन P1, अगर हम इसको रीअरेंज कर दें, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है, और काफ़ी बार ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन हमारे लिए हेल्पफुल होती है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें डेंसिटी और प्रेशर के बीच में अगर रिलेशन बताना है तो हम जो है कैसे उसको इस्टेब्लिश करेंगे उस रिलेशन को। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें v की, कहाँ से वैल्यू पुट कर दें, बॉयल्स लॉ से,
अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमें जो है डेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। और हमें अगर वी की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो हमें पता है, अगर हम वी को यहाँ ले जाएंगे तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू के अपॉन पी, वी इज इक्वल टू के अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं वी की वैल्यू, वी इज इक्वल टू के अपॉन पी। तो जैसे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एम और के अपॉन पी, तो पी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, नहीं समझता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप ये देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये नया कांस्टेंट है, इसको हम के डैश से डिनोट कर देते हैं और हमारे पास एक नया रिलेशन बन के आया, डी इज इक्वल टू के डैश पी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, तो जो हमारे पास रिलेशन आया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट रखे जाएं तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। यानी अगर हमारी डेंसिटी किसी गैसेस स्टेट की ज़्यादा होगी तो उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशन ये कहता है। ठीक है जी। अब हम आगे पढ़ेंगे आइसोथर्म ग्राफ, जो कि बॉयल्स लॉ के केस में पढ़ेंगे हम, आइसोथर्म ग्राफ मेड फॉर बॉयल्स लॉ। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं यहाँ पे कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस कंडीशन को, इसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे पढ़ते हैं इस ग्राफ को। तो इसीलिए इसको आइसोथर्म यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस ग्राफ को स्टडी किया जाता है, इसलिए इस ग्राफ को आइसोथर्म ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम रिलेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। ठीक है जी। तो आप देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो अभी अलग अलग केसेस लिए गए हैं। जैसे 200 केल्विन पे एक कर्व आई है हमारे पास, 400 केल्विन पे एक कर्व आई है हमारे पास, और वैसे ही 600 केल्विन पे अलग अलग कर्व आई है हमारे पास। लेकिन अगर हम एक ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्सेस के अलॉन्ग, यानी वॉल्यूम जो यहाँ पे एक्सेस है, और यहाँ पे अगर प्रेशर वाली एक्सेस के अलॉन्ग हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए प्रेशर का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही स्मॉल है, छोटी है, जहाँ की प्रेशर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हम ऑलरेडी बॉयल्स लॉ से देख चुके हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसीलिए प्रेशर की क्वांटिटी ज़्यादा और वॉल्यूम की क्वांटिटी कम है। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब जब भी कभी इनवर्स रिलेशन हो, और ये जो आर्क है, कर्व है, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो इस टाइप का कर्व जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो किसी भी ग्राफ में, कभी भी आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कभी भी इस टाइप का ग्राफ देखें, कभी दो क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं और आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का कर्व दिख रहा है, तो आप सीधे समझ जाइएगा कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अगला नेक्स्ट ग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं, और वो है प्रेशर और 1/v यानी 1/वॉल्यूम के बीच में है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह का ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ को बनाने से पहले मैं आपको एक कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, हम जानते हैं जो हमारा बॉयल्स लॉ है वो क्या है। हमारा बॉयल्स लॉ है P इज इक्वल टू के अपॉन वी। ठीक है, यही पढ़ चुके हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल जो है बॉयल्स लॉ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू के इंटू 1/v। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि ये एक क्वांटिटी वेरिएबल है, ये भी एक क्वांटिटी वेरिएबल है, ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू mx। तो ये जो p है यहाँ पे y को डिनोट करता है, ये 1/v जो है ये x को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे k कांस्टेंट है, और ये जो है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर ऑरिजिन से चलते हैं तो इस केस में अगर जब ग्राफ बनेगा, जब भी इस तरह की इक्वेशन होती है तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है और वो ओरिजिन से पास करना शुरू करती है। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो है एक, मैंने आपको पहले बता दी कि P/1/v, तो ये है एक वेरिएबल, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है ये यहाँ पे बना रही है, इसलिए ये स्लोप ऐसा बन रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है, तो आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों है। मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसलिए ये जो है ये स्ट्रेट लाइन बना रही है। और ये जो लाइन है ये जो है k को डिनोट करती है, यानी ये जो लाइन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू mx
मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये m इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी यहाँ पे इस यानी k इस क्वांटिटी m का क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे डिनोट कर रहा है k को, यानी ये k स्लोप को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ये k स्लोप को डिनोट कर रहा है इस केस में, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने स्टडी किया कि के को क्या फ़र्क पड़ता है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो के को क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन है ये के को डिनोट कर रही है, तो हमने अलग अलग केसेस डिस्कस किए हैं, जैसे टेम्परेचर T1 पे के की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर T2 पे K2 मतलब के स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और T3 टेम्परेचर पे के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी टेम्परेचर का कांस्टेंट के पे रिलेशन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो अगर K1 है टेम्परेचर T1 पे ये वैल्यू दे रहा है, स्लोप T2 टेम्परेचर पे स्लोप ये वैल्यू दे रहा है, और T3 टेम्परेचर पे स्लोप कुछ इस तरह का हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। इसको हम पढ़ रहे हैं, वैसे तो ये आइसोथर्म ग्राफ है, लेकिन हम इसे स्टडी करते हैं कि जब हम अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, T2 टेम्परेचर लेंगे, T3 टेम्परेचर लेंगे, तो इस पे के स्लोप पे क्या इफेक्ट होगा ये हम स्टडी करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ के और इसका मतलब टेम्परेचर में रिलेशन है, वो रिलेशन अब पढ़ेंगे अभी। और देखिए, हम जैसे कि हम बॉयज़ लॉ पढ़ चुके हैं, बॉयज़ लॉ क्या कहता है, P इज इक्वल टू के अपॉन वी। और हम ये भी जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पी वी इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम वाली क्वांटिटी है हम इसे नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू NRT अपॉन वी। और जब हम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो आप अगर ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में 1 अपॉन वी यहाँ पे है और ये 1 अपॉन वी यहाँ पे है, प्रेशर क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये जो के क्वांटिटी है और ये NRT है ये इक्वल हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास NRT, तो हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू NRT। तो N जो हमारे पास R है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट होगी हमारे पास, तो इससे हमारे पास रिलेशन आता है के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के विल इंक्रीज, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमारी वैल्यू जो है के की इंक्रीज होएगी, और के स्लोप विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और वैसे ही जो है के स्लोप इंक्रीज होएगा, यानी ये अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारी टेम्परेचर T1 है जो सबसे स्मॉल वैल्यू है, उससे ज़्यादा T2 की वैल्यू और उससे ज़्यादा T3 की, अगर हम स्लोप ड्रॉ करेंगे तो K1 की जो है K1 इज़ लेस देन K2 इज़ लेस देन K3, यानी K3 की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहेंगे हमारे के स्लोप की जो है वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी जो के थी, ये जो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई स्लोप कम है या ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कोई लेंथ का वो नहीं होता है, लेंथ का कंसेप्ट नहीं होता है, इसमें कंसेप्ट होता है कि वो कितना एंगल बना रहा है। आप देख रहे हैं के स्लोप जो है θ1 एंगल बना रहा है, K2 जो है θ1 प्लस थीटा समथिंग ऐड वो कर रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा एंगल बना रहा है, तो वो स्लोप ज़्यादा वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे k इज इक्वल टू tan θ1 या k इज इक्वल टू tan थीटा पे डिपेंड करता है, जो हमारा स्लोप है वो tan थीटा यानी थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जितना ज़्यादा थीटा होगा उतना जो है स्लोप की वैल्यू होगी। तो ये था बॉयल्स लॉ और हमने उसके आइसोथर्म रिलेटेड ग्राफ पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ और उसके ग्राफ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।